नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं गौरव चोपड़ा और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। A popular topic of discussion these days has been Japanification. The US has been talking about it, the Europe has been talking about it, and India too has been discussing about Japanification. We'll look at the context of Japanification in these regions in a minute, but let's first understand what is it. आइए समझते हैं कि Japanification आखिर होता क्या है। So in its literal sense, Japanification is the desire to assimilate in the Japanese culture or the desire to comprehend the Japanese values. इसका मतलब है कि जापानीज कल्चर या ट्रेडिशन या फिलॉसफी या जापानीज वैल्यूज को मूल रूप से अपनाना। अब इकोनॉमिस्ट के अनुसार जापानिफिकेशन का मतलब कुछ और ही है। इट इज बेसिकली एन अनफॉर्चुनेट इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ जापान because of what happened to it in the past 20 years. It is also known as lost core or lost decade. Now, despite of huge government spendings, there's slow economic growth in Japan, there's low inflation in Japan, there's low interest rates in Japan. All of these for a very long time. Just to give you the background, Japan 1950s, 60s, 70s में काफी तेज गति से ग्रो करने लगा। 8%, 9%, 10%, 11% and even 12%. I mean, it's phenomenal for a country to grow at the rate of 12% per year at that point in time. तो इस तेज गति की वजह से जापान और बाकी मुल्कों के बीच में ट्रेड इम्बैलेंसेस होना शुरू हो गए। एंड इन ऑर्डर टू करेक्ट दीज इम्बैलेंसेस, जापान एक्चुअली साइन एन एग्रीमेंट इन सितंबर 1985। अब इस एग्रीमेंट में 5 मुल्क शामिल थे: यूएस, फ्रांस, यूके, जापान एंड वेस्ट जर्मनी। ये एग्रीमेंट का पर्पस बेसिकली डॉलर करेंसी को मैनिपुलेट करना था, यानी डॉलर करेंसी को डेप्रिशिएट करना था विद रिस्पेक्ट टू जापानीज येन एंड जर्मन डॉइशे मार्क। डॉइशे मार्क उस टाइम वेस्ट जर्मनी की करेंसी थी। Now the main purpose, the main intention of this agreement was to correct the trade imbalance between US and Germany and US and Japan. अब US and Germany के ट्रेड इम्बैलेंस तो करेक्ट हो गए, बट US एंड जापान का ट्रेड इम्बैलेंस करेक्ट नहीं हो पाया। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए बिकॉज जापान एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नेशन थी। तो जब जापानीज करेंसी अप्रिशिएट होगी डॉलर के मुकाबले, तो एक्सपोर्ट्स तो महंगे बनने ही है। Exports would become expensive and revenue from exports would eventually fall. Say for example, $1 is 10 yen. एक hypothetical scenario. एग्रीमेंट के पहले जापान 10 येन की चीजें $1 में बाहर बेचता है, यानी एक्सपोर्ट करता है। एग्रीमेंट के बाद अगर जापानीज करेंसी अप्रिशिएट हो रही है, से फॉर एग्जाम्पल $1 इज 5 येन, $1 5 येन हो गया, तो जापान 10 येन की चीजें इस बार $2 में बेचेगा। तो पहले से तो जापानीज एक्सपोर्ट्स महंगे हो ही गए फॉरेन इंपोर्टर्स के लिए। तो इस कारण जापान के रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट्स गिरने लगे एंड डिक्लाइन इन द एक्सपोर्ट्स की वजह से उसका जीडीपी ग्रोथ भी गिरने लगा। अब जापान की करेंसी का अप्रिसिएशन रोकने के लिए बैंक ऑफ जापान ने जनवरी 1986 में इंटरेस्ट रेट्स को घटा दिया, 5% से 2.5% कर दिया। इसका मतलब जापानीज बैंकों को बैंक ऑफ जापान के पास अब कम पैसा रखना पड़ेगा और ज्यादा पैसा रहेगा बैंकों के पास, जो और ज्यादा लेंड करने में बिल्कुल काम आएगा। सो बेसिकली इसको बोलते हैं इकोनॉमी में लिक्विडिटी पंप करना। ऑल्सो फिस्कल पैकेजेस भी काफी लाए गए एंड फिस्कल पैकेज लाने का मतलब सॉवरेन डेट बढ़ाना। वेल, इकोनॉमी तो क्वार्टर टू 1987 में रिबाउंड कर गई, बट बैंक ऑफ जापान ने पॉलिसी रेट्स 1989 तक 2.5% ही रखे। उसे ना तो बढ़ाया ना तो कम किया। इसके कारण स्टॉक मार्केट में काफी तेजी देखने को मिली थी। इनफैक्ट निक्की इंडेक्स वाज एट ऑल टाइम हाई फ्रॉम 13,000 टू 39,000 in December 1989. This basically resulted in the upward pressure on the asset prices. Real estate prices shoot up करने लगे and eventually it resulted in the loose lending practices by banks. Now asset prices were increasing and it was in 1991 when the bubble finally burst. This led to the serious problem of NPAs in Japan and the growth of Japan was stagnated. The problem of NPAs became very serious when it actually peaked 35% of the total loans, a level which Greece nor Italy reached during the EU sovereign crisis. काफी सालों के बाद बैंक ऑफ जापान ने एक्शन लिया in order to revive the economy. Bank of Japan in 1999 introduced ZIRP, which is zero interest rate policy. Japan also introduced QE policies in 2001, but इससे कोई फायदा हुआ नहीं, मेजर फायदा हुआ नहीं। Now interest rates
बैंक ऑफ जापान ने 2006 में बढ़ाने की कोशिश की, बट अगेन ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 आ गया, तो उसके वजह से उसे वापस घटाना ही पड़ा। So, demographics is the nexus to Japanification because working age population is less, people are aging there, and the demographic dividend of Japan ended in 2004. There's a large percentage of population over the age of 65, and there's a lower percentage of population working there. Well, what does it really mean to have a population aging in an economy? So think of it this way, what would a retired person need during his retirement period? Well, a house and a decent life, right? He or she won't get excited about a new launch of an iPad or an iPhone or any other discretionary product for that matter, which means demand is affected for these products. If there's a demand crunch, there would be low inflation because prices fall, right? And if prices fall or if there's a deflationary pressure, interest rates also fall with the hope to stimulate the economy with more money supply. And if interest rates are lower or closer to zero, you have less policy space to act during the next recession. यही exactly हुआ global financial crisis 2008 में और यही अभी हो रहा है COVID induced 2020 crisis में, economic crisis में. This is what exactly Japanification is. So I've attached few graphs related to Japan. Please go through it for your references. All right. So what about US? Is US headed on a similar trajectory? According to Larry Summers, probably yes. He was the former US Treasury Secretary. According to him, bond market has already shown the signs of it. Have a look at this graph. US 10-year bond yield is close to 0.6%. इंडिया में वैसे करंटली ये रेट चल रहा है 5.8%। और अगर हम यूएस की जीडीपी ग्रोथ को स्टडी करें तो एवरेज 2.3% ही सालाना ग्रोथ रेट दिखने को मिल रहा है। इतने सालों में इतने स्टिमुलस लाने के बावजूद इतना अद्भुत ग्रोथ नहीं देखने को मिला है। Even debt to GDP ratio for US has been growing rapidly. अभी Q1 2020 में करीब 107% debt है, which is huge. Well, what about the fertility rate? Birth per woman is just 1.73 in US, which is lower than 2.1% birth ratio in order to maintain the population size of the country. This would be challenging for the US in the coming time. If we try to understand the trend of the interest rates of both the nations, interest rates in US are close to zero. Despite falling to zero in the past, the oscillations throughout the years marks a sharp contrast between the paths taken by US and Japan. Well, what about the differences between the paths taken by US and Japan? Inflation rate, strong capital and labor. इन्फ्लेशन 1990s में जापान में पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका था, whereas यूएस में इन्फ्लेशन 2% के अराउंड ही चल रहा है। 2010 और 2015 में बेशक इन्फ्लेशन जीरो का मार्क टच किया, लेकिन वो रिकवर भी कर गया। अब आते हैं लेबर एंड बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है किसी भी कंट्री के जीडीपी ग्रोथ में। अनलाइक जापान, यूएस में इन्वेस्टमेंट्स ऑलमोस्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग ही रहे, जैसे कि आप इस ग्राफ में ये ट्रेंड देख सकते हैं। नाउ द एम्प्लॉयमेंट रेट। Well, the employment rate has been steady over the past few years, whereas in Japan, labor has subtracted from the growth since Japan's bubble burst. अभी कोविड की वजह से एम्प्लॉयमेंट रेट कम है, लेकिन सिचुएशन ठीक होने पर ये फिगर नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। नेक्स्ट वी कम टू यूरोप। यूरोप हैज बीन witnessing mild symptoms of Japanification in the sense that GDP growth has remained stagnant for quite some years in the past. If you look at the graph, the growth rate has been in the range of 1 to 2% in the past decade. The debt has also been piling up and again due to COVID situation ये number और आगे बढ़ेगा. If we compare the inflation rate, well, Europe's inflation rate has been hovering around 2% from the past 5 years. After a global financial crisis of 2008, Europe has avoided the deflationary pressure on an yearly basis. Working age population of Europe has been declining and the population is aging in Europe. This will eventually cause a high burden of the current workforce in the working age bracket. और अगर 10-year bond yield का comparison किया जाए तो यूरोप में करंटली ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज के नेगेटिव यील्ड्स हैं। जर्मनी का -0.5% है, फ्रांस का -0.1% है, बेल्जियम का -0.2% है एंड ऑस्ट्रिया का -0.3% है। वेल, देयर आर कंट्रीज लाइक ग्रीस, स्पेन, इटली who have currently positive yield rates, but it's close to zero. Now we'll talk about India. What Japanification really means in the context of India. The term has been into the headlines lately because Dr. Viral Acharya in his recent interview pointed that India may be heading towards Japanification. India शायद उस रास्ते की ओर जा रहा है जिस रास्ते पर जापान 1990s के दौरान था।
So what he essentially meant is because of loose regulations of banks, loose lending practices of the system, risky assets are being built, which leads to the massive increase in the NPAs. And NPAs have been a real drag on the growth of the Indian economy. He refers to the latest financial stability report published by RBI, wherein RBI खुद ये मानता है कि NPAs 8.5% से बढ़कर 12.5% तक जा सकते हैं, एंड इन दी वर्स्ट केस सिनारियो ये नंबर 15% भी जा सकता है. Dr. Acharya says that the NPAs are at the 20-year high and are rising further. अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो ये समझ में आता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स के NPAs बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं. And if we specifically focus on public sector banks, NPAs have been ballooned to the tune of more than 7,000 crores and it is estimated to even go up in the coming future. अब पिछले 3 सालों में सरकार 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा PSBs में इन्फ्यूज कर चुकी है. PSBs मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जो कि 9 सालों में दुगने से भी ज्यादा पैसा सिस्टम में जा चुका है. एंड अकॉर्डिंग टू डॉक्टर आचार्य, recapitalization is needed and this is the best time to pump in more capital into the system considering the ongoing pandemic, which would eventually lead to increase in NPAs in the coming future. अब NPAs बढ़ने के वजह से इकोनॉमी में क्रेडिट ग्रोथ नहीं हो रही है. If you look at the overall credit growth in the Indian economy, in March of this year itself, it's just 5.9%. And if we compare on an year basis, तो पिछले साल मार्च 2019 में करीब 13.2% था. तो इससे साफ साफ पता चलता है कि बैंकों में एक डर सा बैठ गया है, न्यू लेंडिंग करनी नहीं है, नए लोन्स देने नहीं है, क्योंकि पिछले लोन से रिकवर हो नहीं पाए, तो और नए लोन्स क्यों देना. अगर हम इंडिया के डेट टू जीडीपी रेशियो का ट्रेंड देखें तो इट्स बीन इंक्रीजिंग फ्रॉम द पास्ट डेकेड. एक अपवर्ड ट्रेंड इस चार्ट से दिखता है. कोविड इंड्यूस्ड इकोनॉमिक क्राइसिस के वजह से ये रेशियो के बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा है. अकॉर्डिंग टू फिच, दिस रेशियो माइट गो अप टू 84% ऑफ जीडीपी इन FY21. अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो कंज्यूमर प्राइसेस इन इंडिया has increased over 6% year on year in June of 2020, but the overall trend has been downward sloping. अब आगे आने वाले समय में देखते हैं कि किस ओर इन्फ्लेशन का ट्रेंड जाता है. जहां तक वर्किंग एज पॉपुलेशन की बात आती है, उसमें इंडिया को बहुत बड़ा वरदान है डेमोग्राफिक डिविडेंड का. मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन फॉल्स अंडर वर्किंग एज पॉपुलेशन. इसका मतलब है कि वर्किंग एज पॉपुलेशन 16 to 64 बहुत ज़्यादा है उन पॉपुलेशन से जो लेस देन 15 years of age के हैं एंड मोर देन 64 years of age के हैं. So as per the studies, this bulge of the working age population is going to last till 2055. इंटरेस्ट रेट की बात करें तो आरबीआई ने रिसेंटली बेंचमार्क रीपर्चेज रेट 40 बेसिस पॉइंट से घटाया. करंटली दिस इज 4% एंड एक्सपर्ट्स आर ऑफ द ओपिनियन दैट दिस वुड फर्दर डिक्लाइन इन द रेंज ऑफ 3.75% by the end of this year. Well, this is just an estimate and we will have to see how things pan out in the coming future. We now come to an end of this session. Here are some useful resources for you from PT family. Make use of this. उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा. नमस्ते, जय हिंद.